हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेलेवेंस अंडर जीएसटी। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखिए, जो भी हम जीएसटी में हम टैक्स पे करते हैं, जो हमारी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो डिपेंड करती है टाइम ऑफ सप्लाई पे। मतलब जिस टाइम पे हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम को कंसीडर करते हुए ही हम ये देखते हैं कि हमारी जो जीएसटी के जो टैक्स पे करते हैं हम, वो लाइबिलिटी कब पैदा होती है, कब हमें व्हेन टैक्स इज़ टू बी पेड, कब हमें टैक्स को पे करना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है द लाइबिलिटी ऑफ जीएसटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको समझा दी है कि टाइम ऑफ सप्लाई पे जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट में मैंने आपको बताया कि टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन टैक्स इज़ पेएबल ऑन अ ट्रांजैक्शन। मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ही ये बताती है कि किस टाइम पर हमें टैक्स पे करना है किसी ट्रांजैक्शन पर। ट्रांजैक्शन इन द सेंस, मतलब अगर गुड सप्लाई की गई हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो कब पे करना है। तो वो जो टैक्स है वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ सप्लाई पे, किस टाइम पे आपने सप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग कब आपको टैक्स पे करना है। द टाइम व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाई shall determine the date when tax become payable under जीएसटी। उस टाइम पे, जिस टाइम पे गुड्स या फिर सर्विसेज सप्लाई की गई हैं, वही टाइम बताता है, डेट बताता है कि कब हम टैक्स को पे करेंगे जीएसटी के अंडर। तो देखो, इसके रिगार्डिंग रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या क्या होगा, सर्विसेज का क्या होगा। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज दोनों इसमें इंक्लूड है। तो आज ये वीडियो का पार्ट 1 है। सबसे पहले हम गुड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है सर्विसेज का रूल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। तो यहाँ पे एक आप डायग्राम बना हुआ देखेंगे, टेबल सा बना हुआ है। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 सीजीएसटी एक्ट 2017। देखिए, इसके अंदर 4 पार्ट्स में आ जाता है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4 और सब सेक्शन 5 के अंदर। पहले है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में इन केस ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। अब हम देखेंगे कि फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में अगर हमने गुड्स सप्लाई की है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या क्या होगा। बेसिकली हर पॉइंट में हम टाइम ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करेंगे ताकि हम जब टैक्स पे करना है उस डेट को डिटरमाइन कर सकें। तो सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे ढूंढना है वो देखते हैं फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में। तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस क्या होता है, मतलब जो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स है, वहाँ पे जो टैक्स पे करने की जो लायबिलिटी है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सप्लायर की होगी। Forward charge means where the onus means responsibility to pay tax is on the supplier। कि जो पर्सन सप्लायर है, गुड्स को सप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स पे करने की। जो पर्सन कस्टमर है, रिसीवर है, वो नहीं पे करेगा, जो सप्लायर है वो टैक्स पे करेगा। तो इसमें अब हम टाइम ऑफ सप्लाई देखेंगे कि क्या होगा। डेट ऑफ, इसमें आपको अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, मतलब दोनों में से जो जल्दी होगी डेट, जल्दी से जल्दी वाली, उस वाली डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। पहला है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। इन 2 पार्ट्स में से सबसे जल्दी वाली, अर्लीस्ट ऑफ 2, दोनों में से जो सबसे जल्दी वाली डेट होगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस में एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। देखो, जब हम इनवॉइस इशू करते हैं, हमने किसी चीज़ को परचेज़ किया है, ठीक है, या फिर सप्लाई की है, तो जो एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है, जो जिस डेट को हमने इनवॉइस इशू किया है वो, या फिर लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस
डेट को, मतलब जो इन्वॉइस इशू करने की जो लास्ट डेट है उसको, उस डेट को जब हमने इन्वॉइस इशू किया है, इन दोनों डेट्स में से जो डेट सबसे जल्दी वाली होगी उस डेट को हम कंसीडर करेंगे। दूसरी साइड पे आप देखोगे कि डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब पेमेंट रिसीव करने की जो डेट है वो अर्लीस्ट ऑफ टू, इन दोनों में से सबसे जल्दी होनी चाहिए। पहले है कि डेट वन पेमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उस डेट को, जिस डेट को जो पेमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी गई है। या फिर डेट वन पेमेंट इज़ क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, जिस डेट को पेमेंट बैंक में क्रेडिट हो चुकी है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है, उस डेट को। ये जो दो डेट्स हैं इनमें से जो डेट जल्दी वाली है और जो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है उसमें से दो डेट्स में से जो जल्दी वाली है, फिर अब इन दोनों डेट्स में से एक सबसे जल्दी वाली जो होगी वो डेट होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। आप इस डायग्राम को अच्छे से देखें और समझें ताकि आपको और क्लैरिटी हो सके। आगे अब हम देखो, एक बार मैंने आपको बताया था कि हम पहला सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 वाला पार्ट पढ़ेंगे, तो हमने फॉरवर्ड चार्ज बेसिस में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। तो देखो, रिवर्स चार्ज बेसिस पे सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में हम क्या देखते हैं। देखो, पहले था फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में मैंने आपको कहा कि जो टैक्स है वो सप्लायर पे करेगा। अब ये है रिवर्स, तो आप समझ गए होंगे कि ऑपोजिट है। अब यहाँ पे जो टैक्स है वो रिसिपिएंट को पे करना पड़ेगा, ना कि सप्लायर को। ईजी वे। अब आगे देखते हैं कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल विच एवर इज़ अर्लियर, आप साइड में पहले देख सकते हैं, ठीक है। तीनों में से सबसे जल्दी वाली जो डेट होगी वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, अब यहाँ पे हम क्योंकि रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ही गुड्स को रिसीव कर रहा है, उसने ही टैक्स पे करना है, तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि उसको टैक्स कब पे करना है, जिस दिन उसने गुड्स रिसीव की है वो वाली डेट। या फिर सेकंड पॉइंट में है डेट ऑन विच पेमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट दैट रिसीव्स द गुड, ठीक है। जिस पर्सन ने गुड्स रिसीव की हैं उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पेमेंट है उसको रिकॉर्ड किया, जो उसने पेमेंट किया वो वाली डेट। या फिर 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर, जो सप्लायर ने, मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया था कि इनवॉइस इशू किया है, वो इनवॉइस इशू करने के 31st डे तक जो डेट है बनती, उस डेट को लेंगे हम। तो ये जो 3 डेट्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें से जो डेट सबसे जल्दी वाली होगी वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू वाउचर्स, सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 ऑफ CGST एक्ट। तो बेसिकली वाउचर्स का मीनिंग पहले मैं आपको बता दूं कि वाउचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन बी एक्सचेंज्ड एज पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज ऑफ डेफिनेटेड वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू की गुड्स या फिर सर्विसेज का जो हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। गुड्स मैंने परचेज करनी है सपोज, तो उसके लिए मैं पेमेंट के बदले वाउचर्स पे कर सकती हूँ, एज ए इंस्ट्रूमेंट वाउचर्स को यूज़ कर सकती हूँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। सपोज़ एक रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरर है, तो वो क्या करता है, वो उसने अपने कस्टमर्स को एक वाउचर्स इशू कर दिए हैं ताकि जो उसके कस्टमर्स हैं वो जो उस मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाई हैं, ठीक है, तो वो गुड्स कस्टमर ख़रीद सके शॉप्स पे जाके, उनकी बनाई हुई गुड्स को शॉप्स पे जाके ख़रीद सके। उसके लिए कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर्स को वाउचर्स इशू कर देता है, और वो वाउचर कस्टमर किसी शॉप उस शॉप पे जाके उस वाउचर को यूज़ कर सकता है, पेमेंट के बदले वाउचर यूज़ कर सकता है। बट देखो, यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। इफ़ द जो सप्लाई है वो, देखो जो हमने चीज़ परचेज़ की है वो अगर वाउचर से आइडेंटिफाइएबल है, मतलब इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको कहा कि रेडीमेड गारमेंट का मैन्युफैक्चरर है, तो इसमें हमें पता है कि रेडीमेड गारमेंट्स है मतलब गुड्स हैं, ठीक है। तो कस्टमर ने गुड्स खरीदी हैं, तो हमारे पास जो ये वाउचर हमने यूज़ किया, गुड्स खरीदे और उसके बदले वाउचर यूज़ किया,
तो इस केस में सप्लाई जो है वो जो आइडेंटिफाइएबल है कि हाँ हमें पता है हमने वाउचर को यूज़ किया है गुड्स के लिए, तो वाउचर गुड्स के साथ आइडेंटिफाई हो रहा है। तो इस केस में जो डेट है वो होगी इशू ऑफ वाउचर। जिस डेट को वाउचर इशू किया गया है उस डेट को हम कंसीडर करेंगे। या फिर एक दूसरा केस बनता है। दूसरे केस में क्या होता है कि सपोज़ एक कंपनी है, उसने बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंट्रैक्ट कर रखा है, तो उस कंपनी ने अपने कस्टमर्स को वाउचर इशू कर दिए और कहा कि जिस इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ काफ़ी सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मैंने वो कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट, तो आप इस वाउचर्स को उधर यूज़ कर सकते हैं। तो जो होल्डर है वाउचर का, जिस पर्सन ने वाउचर्स लिए हैं वो कहीं से भी परचेज कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, किसी के पास भी जाके वो सामान को परचेज कर सकता है। तो इस केस में हमें नहीं पता, जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइएबल नहीं है विद द वाउचर। ठीक है, वो वाउचर हमें, ये वाउचर पहले वाला वाउचर था वो गुड्स के लिए था पर्टिकुलरली कि हम गुड्स परचेज कर सकते हैं। इस वाले वाउचर में कोई हमें सप्लाई आइडेंटिफाइएबल है ही नहीं कि हमने ख़रीदा क्या है किस इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इस केस में हम डेट कौन सी कंसीडर करेंगे? पहले हमने डेट ऑफ इशुएंस ऑफ वाउचर की कंसीडर, बट अब हम करेंगे डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। पहले केस में कंपनी ने जिस डेट को वाउचर इशू किया उस डेट को कंसीडर करेंगे। दूसरे केस में जिस डेट को उस कस्टमर ने, जो रिसीवर था वाउचर का, जिस डेट को उसने उस वाउचर को रिडीम कर लिया, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के पास जाके सामान परचेज़ किया और उस वाउचर को यूज़ कर लिया, रिडीम कर लिया, उस डेट को हम डेट ऑफ सप्लाई या फिर टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। अब ये दो केसेस तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, होप आपको समझ आए भी होंगे। थैंक यू। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, रेजिडुअल केसेस, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। देखिए, कहते हैं कि रेजिडुअल केसेस हैं कि जो मतलब लेफ़्ट ओवर हैं, कि जो चीज़ें, जो केसेस पहले वाले 3 केसेस में कवर नहीं हुए। मैंने पहले आपको फॉरवर्ड चार्ज पढ़ाया, फिर रिवर्स चार्ज पढ़ाया, फिर थ्रो वाउचर्स पढ़ाया, बट अगर कोई सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई डिटर्मिन नहीं हो पा रही उन तीनों केसेस में, तो जो बाकी के बचे केसेस होंगे वो हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 के अंडर टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हैं हम। इसमें क्या है कि पहला केस ये है कि जब पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी होती है, मतलब पीरियोडिकल रिटर्न आप कह सकते हैं कि क्वार्टरली रिटर्न्स होती हैं या मंथली रिटर्न्स होती हैं, जो कि ये रिकॉर्ड रखती हैं कि पिछले मंथ में और क्वार्टर्स में जो जो ट्रांजैक्शन हुई थी उसका एक रिकॉर्ड बेसिकली होता है। उन रिटर्न्स को हमें फ़ाइल करना होता है। तो अगर हमने पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है तो जिस डेट को वो रिटर्न फाइल करनी है वो डेट हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर की जाएगी। बट दूसरे केसेस में ये वो वाली डेट कंसीडर की जाएगी जिस डेट को टैक्स पे करना है। इन एनी अदर केस, मैंने लास्ट लाइन में लिखा है, इट विल बी द डेट ऑन विच द टैक्स इज़ पे। जिस डेट को टैक्स पे किया है उस डेट को टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। देखिए, मैंने जो आपको रूल्स पढ़ाए हैं वो मैंने पढ़ाए हैं रूल्स रिगार्डिंग द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, जब हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स को डिटरमाइन करते हैं तो उसके रिगार्डिंग रूल्स हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे। अभी हमने गुड्स पढ़ा, फिर हम सर्विसेज का पढ़ेंगे। तो आप इन लेक्चर्स के साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ सके। थैंक यू।